आ जाओ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 रिलेशन फंक्शन के साथ कनेक्टेड। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स आपको दिए गए उन सब का सेट हमारे पास हुआ है यहाँ गिवन है क्वेश्चन में। n be the set of all natural number and r be relation on n cross n। relation on n cross n। relation on a क्या होता है? from set a to set a। a सेट का रिलेशन a के साथ निकालते हैं तो उसको कहते हैं रिलेशन ऑन a। अब यहाँ कह रहे हैं रिलेशन ऑन n क्रॉस n, यानी n क्रॉस n का रिलेशन n क्रॉस n के साथ निकालना है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा गया? a कॉमा बी का रिलेशन है c कॉमा डी के साथ। रिलेशन क्या डिस्क्राइब किया गया? a कॉमा बी रिलेटेड है प्यारे बच्चों c कॉमा डी के साथ। क्या रिलेशनशिप है इनके बिटवीन कि a इंटू डी किसके इक्वल बेटा? b इंटू सी के इक्वल। सर ये लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर एक्सट्रीम वैल्यूज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मीन्स वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस ऑन n क्रॉस n। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6। तो आइए सबसे पहले हम चेक करें इक्विवेलेंस रिलेशन ये है या नहीं है। प्रूव करना तो जरूर होगा बेटा इसमें। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, for every a comma b belongs to n cross n, you are to verify कि a comma b related a comma b के साथ है या नहीं। अगर ये इसके साथ रिलेटेड है इसका मतलब कि a और b का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होना चाहिए? मीन्स वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। क्या ए बी और बी ए सेम होंगे? सर यस, ए और बी अगर नेचुरल नंबर हैं तो a इंटू बी और b इंटू ए सेम होंगे बेटा। It means a comma b is equal to b comma a for every a and b belongs to n cross n, right? So relation R is reflexive. Therefore relation R is reflexive. अब आइए सिमेट्रिक के लिए बेटा। फॉर सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन फिर दे देगी। फॉर एवरी a comma b belong and c comma d belongs to n cross n। अगर a comma b c comma d के साथ रिलेटेड है तो c comma d a comma b के साथ रिलेटेड होना चाहिए। यानी इफ a comma b रिलेटेड है सर c comma d के साथ, देन c comma d रिलेटेड होना चाहिए सर a comma b के साथ। अब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या थी? a comma b रिलेटेड अगर c कॉमा d के साथ है, इट मींस a इंटू डी किसके इक्वल होगा? b इंटू सी के इक्वल। अब अगर c कॉमा d इसके साथ रिलेटेड होगा तो यहां एक्सट्रीम वैल्यूज का जो मल्टीप्लीकेशन है यानी c और b का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आना चाहिए? d और a के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। c और b का मल्टीप्लीकेशन ही है ये, और ये d और a का मल्टीप्लीकेशन, ये सिर्फ प्लेसेस तो इंटरचेंज है। तो इसको सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज c इंटू बी इज इक्वल टू d इंटू ए। सर इसको लेफ्ट में इसको राइट में लिख लिया। इट मीन c कॉमा डी रिलेटेड है बेटा किसके साथ? a कॉमा बी के साथ। लेफ्ट और राइट कॉर्नर के मल्टीप्लीकेशन मीन्स वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। लो प्यारे बच्चों, रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। अब आइए ट्रांजिटिव चेक कर ले बेटा। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें बेटा तो ट्रांजिटिव की वर्किंग नोटिस करिए। सर ट्रांजिटिव के लिए फॉर एवरी a कॉमा बी c कॉमा डी एंड e कॉमा f बिलोंग्स टू n क्रॉस n। सर ये एलिमेंट x हो गया, ये y हो गया, z हो गया, राइट। ट्रांजिटिव को कैसे चेक करेंगे? अगर a कॉमा बी रिलेटेड है सर c कॉमा डी के साथ, c कॉमा डी रिलेटेड है सर e कॉमा f के साथ,
तो यू आर टू वेरीफाई कि ए कॉमा बी ई कॉमा एफ के साथ रिलेटेड है या नहीं। प्यारे बच्चों, इन दोनों में रिलेशनशिप ये थी कि ए इंटू डी बी इंटू सी के इक्वल है, राइट। उसी से सर इन दोनों में रिलेशनशिप क्या बनेगी, सी और एफ का मल्टीप्लीकेशन सर डी और ई के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। अब ये फर्स्ट और सेकंड है, अगर मैं रिलेशनशिप ए और बी ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ नोटिस करना है कि है या नहीं, तो सर हमें सी और डी को एलिमिनेट करना है। तो एक काम करते हैं सर, इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आगे बढ़ा ए डी सी एफ बी सी डी एंड ई। तो डी और सी का कैंसिलेशन करते हैं तो ए इंटू एफ बेटा बी इंटू ई के इक्वल। दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी रिलेटेड है बेटा किसके साथ, ई कॉमा एफ के साथ। एक्सट्रीम वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन मीन्स वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ रहा है, तो सर ट्रांजिटिव भी हो गया ये। अब इसके बाद क्या पूछा गया था आपसे, सर ये आपने नोटिस करना है कि इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है सर किसकी, 2,6 की। तो 2,6 की अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब कि अगर a कॉमा बी की वैल्यू 2,6 हो तो व्हाट विल बी c कॉमा डी, c कॉमा डी का पेयर क्या होगा जो गिवन रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा। तो प्यारे बच्चों 2,6 की इक्विवेलेंस क्लास अगर आपको निकालनी है तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6 प्यारे बच्चों ये क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर 2,6 a कॉमा बी है, अगर a कॉमा बी 2,6 है तो सर c कॉमा डी की वैल्यू क्या होगी ये आपको चेक करनी है। चलो रिलेशनशिप चेक करते हैं बेटा। आप सबको ये तो पता है कि बेटा a कॉमा बी का रिलेशन e कॉमा एफ के साथ क्या है, सॉरी c कॉमा डी के साथ क्या चल रहा है, दैट इज a इंटू डी किसके इक्वल है सर, b इंटू सी के इक्वल। अगर a कॉमा बी जो है 2,6 होगा तो 2,6 रिलेटेड अगर c कॉमा डी के साथ है तो सर a आ गया 2 और b आ गया 6, यानी सर d किसके इक्वल होना चाहिए फिर, 3c के इक्वल। d किसके इक्वल होना चाहिए सर, 3c के इक्वल। अब अगर वो नेचुरल नंबर चल रहे हैं c और d, a कॉमा बी और c कॉमा डी सब नेचुरल नंबर है, तो सर नेचुरल नंबर c की वैल्यू रिप्लेस करते जाओ और d नेचुरल नंबर कैलकुलेट करते जाओ। तो जैसे एग्जांपल अगर मान लो कि हम यहां पर अब c की वैल्यू रिप्लेस करें, मान लीजिए मैंने c की वैल्यू रिप्लेस की सर 1 तो d आ जाएगा आपके पास 3, c रिप्लेस किया 2 तो d आ जाएगा 6, 3 रिप्लेस किया तो 9। तो सर ऐसे तो कई पेयर बनेंगे यहाँ पे, तो c कॉमा डी के जो कॉम्बिनेशन है सर वो क्या बन रहे हैं, 1,3 2,6 3,9 एंड सो ऑन। तो सर इक्विवेलेंस क्लास 2,6 की क्या होगी, 2,6 की इक्विवेलेंस क्लास के आंसर्स क्या आ रहे हैं सर, वही आ रहे हैं सेट कंटेनिंग 1,3 सर 2,6 सर 3,9 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये आ गए आपके पेयर्स। और लेने वही है जो नेचुरल नंबर्स है और सब नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में से ही आ रहे हैं, राइट। तो ये सर इक्विवेलेंस क्लास, यानी अगर a कॉमा बी 2,6 है तो c कॉमा डी की वैल्यूज क्या होंगी जो उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6। अगला क्वेश्चन इसके साथ चॉइस में दिया हुआ बेटा, और वो आपके पास है रिलेशन फंक्शन का ही। अगेन क्या कहा गया इसमें, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर्स टू इंटरवल -1,1। प्यारे बच्चों फंक्शन जो आपको दिया गया रियल नंबर्स टू -1,1, ये दे दिया सर डोमेन, ये दे दिया सर को डोमेन, ये x की वैल्यूज का सेट दे दिया, ये कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज का सेट दे दिया बेटा। फंक्शन डिफाइन करके ये दिया गया, फंक्शन इज सर x अपॉन में 1 प्लस मॉड x, प्रूव करना है 1 1 और ऑन 2 है। यार एक बात आओ, डोमेन के अंदर जो x की वैल्यूज आपको दी गई है सर वो रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स अगर आप नोटिस करें तो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन का एक्सप्लेनेशन बदल जाएगा, पॉजिटिव के लिए बदल जाएगा। अगर x की वैल्यू अंदर पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत ही नहीं होगी,
और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड को जब रीडिफाइन करेंगे तो आपको तो मॉड हटा तो साइन बदल जाता है। मेरा मैसेज ये है प्यारे बच्चों, यही फंक्शन आपका बदल के ये आ जाएगा सर x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये तब होगा जब x नेगेटिव है, और x पॉजिटिव है तो बेटा x अपॉन 1 प्लस एक्स, जब x 0 या 0 से ग्रेटर है। तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज करके सर आपको ये दे देगी, इट इज द फंक्शन। अब ये प्रूव करना है कि सर ये 1 1 और ऑन 2 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ 1 1 की कैलकुलेशन 3 बार होगी। आपको पता है कि 1 1 की कैलकुलेशन क्या बताती है कि अगर x की दो वैल्यूज अलग अलग हम यूज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन के आउटकम y की वैल्यू से अलग अलग आएंगी। अब x की जो दो वैल्यूज आपने लेनी है, जिसको आप a और b ले लेते हैं या x1 और x2 ले लेते हैं, तो सर वो कौन सी लेनी है? सर हो सकता है कि ये दोनों x की वैल्यूज a और b दोनों नेगेटिव हो, सर दोनों इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी दोनों पॉजिटिव हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो प्यारे बच्चों केस नंबर वन, लेट a और b दोनों नेगेटिव हैं, लेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट R वेयर दोनों की वैल्यू सर a और b ये नेगेटिव हैं। दोनों ही आपने नेगेटिव वैल्यूज में से लिए हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स लिए हैं बेटा। तो फंक्शन आपके पास ये चल रहा था सर f(x) है आपके पास सर x अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब इसको अगर हम नोटिस करें f ऑफ a और f ऑफ b को आपने इक्वेट किया, इट मीन सर a अपॉन 1 माइनस ए किसके इक्वल सर b अपॉन 1 माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सर a माइनस ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए बी। सर ए बी से ए बी कैंसिल आउट, a आ गया सर b के इक्वल, यानी फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट ये आ रहा है जब a और b दोनों वैल्यूज कौन सी आपने लिए बेटा? बोथ आर नेगेटिव वैल्यूज। अब केस नंबर टू, लेट a एंड b सर दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन सर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। a एंड b बोथ आर ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों 0 एक साथ नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। हम मान के चल रहे हैं कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। सर जब दोनों नेगेटिव हैं, सॉरी पहले दोनों नेगेटिव थे, अब दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं आप। जब दोनों पॉजिटिव है तो फंक्शन ये चल रहा है बेटा, यानी कि सर a अपॉन में 1 प्लस ए किसके इक्वल है सर b अपॉन 1 प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया बेटा a प्लस ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल आउट तो ये आ गया बेटा a इज इक्वल टू बी। सर यहां भी कंडीशन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो गई है। अब केस नंबर 3 की सर एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है। आपने एक वैल्यू इसमें से कंसीडर की है हमारे पास और दूसरी वैल्यू इसमें से ली है। आइए थर्ड केस लें बेटा। थर्ड केस नंबर 3, लेट a आपने लिया नेगेटिव वैल्यू एंड b ली सर पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये पहले से ही आपको क्लियर है कि सर a और b दोनों इक्वल नहीं है, दोनों वैल्यूज अलग अलग ले रहे हैं, एक नेगेटिव ले रहे हैं और दूसरी पॉजिटिव ले रहे हैं। अब फंक्शन का आउटकम क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग? अगर a नेगेटिव है सर, अगर a नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी a पे? सर a अपॉन 1 माइनस ए। b पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी सर? जिससे b अपॉन 1 प्लस बी। प्यारे बच्चों a नेगेटिव है यानी कि न्यूमरेटर तो नेगेटिव हो गया एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो सर f ऑफ a की वैल्यू यहां पर नेगेटिव आ रही है, ये कंफर्म है। b सर पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो f ऑफ b की जो वैल्यू आएगी सर वो 0 या 0 से ग्रेटर आएगी। यानी आपने x की दोनों वैल्यूज एक a और एक b रखी, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। अकॉर्डिंगली फंक्शन का जो आंसर आएगा सर दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों सेम नहीं आ रहे, एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है। तो f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। तो सर तीन अलग अलग सिचुएशन में आपने नोटिस किया तीनों बार 1 1 की डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है। सो फाइनली यहां पर फंक्शन क्या आ गया सर f इज 1 1। ये तीन सिचुएशन आपको करके दिखानी पड़ेगी। कभी भी ऐसे सिचुएशन में जब फंक्शन को दो अलग अलग कैटेगरी में डिस्क्राइब करके दिया तो आपको 1 1 की कैलकुलेशन ऐसे 3 बार करनी पड़ेगी। अब चेक करना है ऑन टू, तो आओ ऑन टू भी चेक कर लें। तो सर फंक्शन जो आपको दिया गया सर वो ये चल रहा है हमारा f(x) है सर
दिस इज x अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। अगर x 0 या 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन ये चल रहा है बेटा। अब आपने निकालना है सर रेंज, और चेक करने की रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल है या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है या नहीं। आपको ये तो पता है कि फंक्शन जो डिस्क्राइब करके दिया गया वो सर ऐसे है R2 -1, 1। तो ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। आपको निकालनी है अब रेंज। तो चलो रेंज निकालते हैं। पहला केस आपने लिया जब x नेगेटिव था। जब x नेगेटिव है तो फंक्शन आपको दिया गया बेटा जी x अपॉन 1 माइनस एक्स। मान लिया f(x) है y। लेट y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब रेंज निकालने का पहला स्टेप क्या होता है कि हम x को y के टर्म में चेंज करते हैं। फिलहाल अभी y जो x की टर्म में है और x को y के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा। इसको लिया राइट साइड और x ले लिया बेटा कॉमन। x कॉमन लिया तो बेटा क्या आ गया x, सब y अपॉन 1 प्लस वाई। प्यारे बच्चों x की वैल्यू 0 से लेस देन थी, आप x नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं और x आ गया हमारे पास किसके इक्वल। ध्यान से देखें सर, x आ रहा है आपका y अपॉन 1 प्लस वाई। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि यहां पे x नेगेटिव चल रहा है। अब यहां से आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। एक बात का खास ध्यान रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि डिनोमिनेटर के बारे में नहीं पता वो वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि वेरिएबल टर्म है। कांस्टेंट होता तो मल्टीप्लाई कर सकते थे आप। तो आपको पता है यहाँ वीवी कर्व बनता है, क्रिटिकल वैल्यू निकाली जाती है और नंबर लाइन पे दिखा के उसके इंटरवल बनते हैं। कौन सी y की वैल्यूज हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगी, उसके लिए आपने नंबर लाइन लेनी है और उसमें दिखानी है क्रिटिकल वैल्यूज। न्यूमरेटर किस वैल्यू पे 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे 0 बन रहा है। न्यूमरेटर बन रहा है सर 0 पे, डिनोमिनेटर बन रहा है -1 पे। तो 3 इंटरवल आ गए बेटा आपके। वी हैव 3 डिफरेंट इंटरवल्स। अब y की वैल्यू अगर -1 के लेफ्ट की लें और यहां रख के देखें कि वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -1 के लेफ्ट की वैल्यू अगर हम लेके देखें लाइक -2 यहां रखा, -2 यहां रखा, तो सर ये जो फ्रैक्शन पूरा बन के आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। -1 से 0 के बिटवीन कोई भी वैल्यू लें लाइक -0.5, यहां पे रिप्लेस किया और यहां पे रिप्लेस किया तो वैल्यू बेटा क्या आ रही है, यहाँ नेगेटिव, यहां आ रही है पॉजिटिव। हमें तो ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए थी बेटा। तो नेगेटिव वैल्यू कहां पर आ रही है, जब y इन लिमिट्स के बिटवीन लाई कर रहा है, यानी y की वैल्यू यहां पर आ रही है बेटा आपकी -1 से 0 के बिटवीन। तो यहां से y का आउटकम ये आ रहा है। कब सर, ये पहले वाला केस लिया जब x नेगेटिव था तो फंक्शन आपका ये चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज पॉसिबल है। अब सेकंड केस जब x 0 या 0 से ग्रेटर है, चलो उसको भी नोटिस कर लो बेटा। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो सर फंक्शन किसके इक्वल है, फंक्शन है प्यारे बच्चों x अपॉन में 1 प्लस एक्स, यानी y आपको दे दिया गया सर x अपॉन 1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। x को y के टर्म में कन्वर्ट करें बेटा, x को y के टर्म में चेंज किया आपने, तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू ध्यान से देखिए ये आ रही है, राइट, ये आ गया x। और आपको पता है कि x की वैल्यू यहां पर क्या चल रही थी सर, सेकंड केस में पॉजिटिव। तो x आपको पता है कि यहां पर 0 या 0 से ग्रेटर है, इट मींस y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब y अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसको नोटिस करना है ये कब पॉजिटिव आएगा। अगेन वीवी कर्व लीजिए बेटा, क्रिटिकल वैल्यू दिखाएं यहां पे, एक 0 आ रहा है और एक 1, फर्स्ट इंटरवल सेकंड और थर्ड। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, तो बेटा 0 के लेफ्ट की कोई भी वैल्यू लो लाइक -1 यहां रखा, -1 यहां रखा, तो सर ये वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों, ये तो पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, -1 रख दो, सॉरी ये तो नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है। 0 से 1 के बिटवीन की वैल्यू रखें लाइक 0.5, यहाँ 0.5, यहाँ 0.5, वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ फिर नेगेटिव आ रही है। हमें तो चाहिए प्यारे बच्चों ये क्वांटिटी 0 या 0 से ग्रेटर, तो कब होगी पॉसिबल, जब y होगा इन लिमिट्स के बिटवीन।
तो यहां पर y का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा 0 से लेके 1 के बिटवीन। और यहां y का आंसर क्या आया था? फर्स्ट केस में y की वैल्यू आई थी दिस वन, सेकंड केस में y की वैल्यू आ रही है बेटा ये आ रही है -1 से 0, और ये आ रही है सर 0 से लेके 1 तक। तो सर रेंज क्या बन गई बेसिकली? अब आप रेंज को नोटिस करें तो रेंज आपके पास आ रही है सर -1,0 यूनियन 0 से लेके 1 तक, तो रेंज आ गई -1,1। और यही कोडोमेन है, कोडोमेन भी क्वेश्चन में ये दिया -1 to 1, और कोडोमेन और रेंज अगर दोनों सेम है तो फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू। ध्यान रहे। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बेटा। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा मैट्रिक्स मेथड कोई नहीं होता, बेसिकली वो मैट्रिक्स यूज करते हुए क्या रहा हो। डिटर्मिनेंट के चैप्टर में वर्किंग की आपने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है ये, उनको सॉल्व करना है आपने, बिल्कुल वैसे जैसे डिटर्मिनेंट हम लोग वर्किंग करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब ऐसी क्वेश्चंस की वर्किंग आप लोगों को कैसे करनी है देखिए। फर्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है सर 2/x + 3/y + 10/z = 4। नेक्स्ट इक्वेशन है 4/x - 6/y + 5/z = 1, and the next one is 6/x + 9/y - 20/z = 2। जैसे लीनियर इक्वेशन की जहां वर्किंग आप करते हैं तो इक्वेशन होती है x, y और z की फॉर्म में, बट यहां पर है 1/x 1/y और 1/z की फॉर्म में। मतलब x, y और z के प्लेस पे क्या दे दिया गया? 1/x 1/y और 1/z, बस ये ध्यान रखना। तो दोस्त यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे वर्किंग की जाती थी बेटा? सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा बेटा, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हम पहले लेते थे, अब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट नहीं लेने, किसके लेने? 1/x 1/y और 1/z के कोफिशिएंट। तो क्या कोफिशिएंट बने हैं यहाँ पे सर? 2, 3 और 10, 4 -6 एंड 5, 6 9 और -20। जहां पे x होता था वहां 1/x आ गया, y के प्लेस पे 1/y, z के प्लेस पे 1/z, इसीलिए यहां पर 1/x 1/y और 1/z आएगा। ध्यान रहे। राइट साइड आगे बढ़ाइए 4 1 एंड 2। तो प्यारे बच्चों इस मैट्रिक्स को A मान लीजिए, इसको x नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। तो मैंने मान लिया दिस इज मैट्रिक्स A। लेट A मैट्रिक्स आपके पास है बेटा, दिस इज 2 3 और 10, 4 -6 और 5, 6 9 और -20। और x मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर ली बेटा 1/x 1/y 1/z। और B मैट्रिक्स हमने सर मान लिया इसको, दिस इज 4 1 एंड 2। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन क्या बन गई अब? ये आ गई सर A × x = B। आपने दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो A इनवर्स × AX = A इनवर्स × B। तो I × x = A इनवर्स B। तो x प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? A इनवर्स B के इक्वल। तो यहां आपने A इनवर्स की वैल्यू निकालनी और रिप्लेस कर रही है। एक मैं फिर मैसेज आपको दे रहा हूं, ये वाले स्टेप्स सारे प्रॉपर ऐसे ही होने चाहिए एग्जाम बेस में। शॉर्टकट नहीं कि इसमें कोई 1-2 स्टेप रिमूव कर दो, मार्क्स जाएंगे बाद में, मत क्या ना, ध्यान रखना इस चीज का। अब जो मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है सर, उसका इनवर्स निकाल के यहां मल्टीप्लाई करना है आपने। तो चलिए कैलकुलेशन करें हम। ए मैट्रिक्स से हमने ए का इनवर्स निकाला माइनर को फैक्टर से बेटा। कैसे निकालते थे बेटा? ये रिमूव, दिस आ गया 120 - 45। 120 में से 45 लेस किया तो ये आ गया 75। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला एलिमेंट है 3, ये रिमूव -80 एंड -30, -110 तो 110 आ जाएगा साइन बदल के। ऐसे ये एलिमिनेट 36 + 36 72,
आगे इसके लिए बेटा ये रिमूव, -60 एंड -90 -150, तो 150 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये रिमूव -40 एंड -60 -100। नेक्स्ट इस एलिमेंट के लिए तो ये आ गया 18 -18 0। इसके लिए बेटा ये रिमूव 15 + 60 75, ये 10 -40 -12 एंड बेटा 2 3 और 10। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, 3 से किया बेटा 330, 10 से किया तो 720। प्यारे बच्चों इन सबको ऐड किया, ये आ गया 1200। लो बच्चों ये आ गया ए इनवर्स, इट इज कॉल्ड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन में, तो ध्यान से देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है बेटा। ये जो इक्वेशन थी x = a इनवर्स b, तो x मैट्रिक्स तो बेटा हमारे पास है 1/x 1/y 1/z। a इनवर्स का रिजल्ट ये आ गया 1/1200 एंड 75 150 एंड 75 110 -100 एंड 30 72 0 एंड -24। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स b यानी 412, मल्टीप्लाई किया बेटा इसको तो 1/1200, दिस इंटू दिस 300 + 150 + 150। उसके बाद आगे बेटा 440 -100 प्लस में 60, देन आ गया बेटा 144 सॉरी 288 + 0 एंड -48। बेटा 1/1200 द वैल्यू इज 600। कितना आ गया ये 340 60 400 एंड ये आ गया बेटा 48 लेस कर दिया इसमें से तो 240 आ गया। अब 1200 से डिवाइड कर दें तो प्यारे बच्चों ये आ गया 1/2 1/3 एंड 1/5, जो किसके इक्वल चल रहा है हमारे पास 1/x 1/y 1/z इसके इक्वल आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों आंसर क्या आ जाएगा आपका, x आ गया सर 2, y आ गया बेटा 3 और z आ गया 5। ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। प्यारे बच्चों इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने ऑफ द पॉइंट 1, 6, 3 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन आपको दे देगी वेक्टर r = 0i कैप + j कैप + 2k कैप एंड लैम्डा टाइम्स i कैप + 2j कैप + 3k कैप। प्यारे बच्चों आपसे कहा गया कोऑर्डिनेट निकालने इमेज के इस लाइन में बेटा। तो ये लाइन जो आपको दी गई है सर, अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये है पॉइंट ऑन द लाइन। ये वो पॉइंट है जिससे लाइन पास करी है और ये लाइन के पैरेलल वेक्टर है आपका, यानी कि यहां से आपको लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिलते हैं। तो सर लाइन की इक्वेशन अगर देखें तो x - x1/a y - y1/b एंड सर z - z1/c = लैम्डा। प्यारे बच्चों x1 y1 z1 ये वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास करी है एंड दिस इज अ पॉइंट जिससे लाइन पास करी, उसका पोजीशन वेक्टर है। यानी सर x - 0 y - 1 एंड z - 2 डिनोमिनेटर में आएंगे सर लाइन के डियर्स और वो है 1 2 और 3, दिस 1 दिस 2 और दिस 3 = लैम्डा। प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गई लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। अब अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करता हूं आपके सामने, ध्यान से देखें सर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन के सामने ठीक ये पॉइंट आपको दे दिया गया सर 1, 6, 3। इस लाइन पॉइंट की इमेज इस लाइन में निकालनी है, टेकिंग दिस लाइन एज ए मिरर। इस मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का इस लाइन से हमारे पास यहाँ चल रहा है उतना ही डिस्टेंस सर आगे इसकी इमेज का होगा। मतलब ये जो पॉइंट आपको दिया गया सर ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट,
तो बी जो पॉइंट है सर ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ए पॉइंट की जो इमेज है इस मिरर में कहाँ होगी, यहाँ पे। अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट एक यहाँ पर है तो उसकी इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस होगा बेटा, बी इज द मिड पॉइंट। आपको सबसे पहले बी के कोऑर्डिनेट निकालने, क्योंकि बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, एक ऐसी लाइन पे जिस लाइन की क्वेश्चन ये दे रखी है। और आपको पता है इस लाइन की क्वेश्चन अगर मुझे दे रखी है येलो लाइन की, और मुझे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालना हो, तो सबसे पहले लाइन का जो लोकस है एक्स वाई जेड उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में यानी लैम्डा की फॉर्म में बदलना है। लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालना हो तो इस लाइन की इक्वेशन का जो लोकस है उसको पूरी तरह से एक सिंगल पैरामीटर लैम्डा में बदलना है। कैसे बदलना है बेटा, x अपॉन 1 प्यारे बच्चों लैम्डा के इक्वल है, y माइनस 1 अपॉन 2 ये भी लैम्डा के इक्वल है, z माइनस 2 अपॉन 3 बेटा ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो यहां से x कॉमा वाई कॉमा जेड क्या बनकर आ रहा है, ये आ गया लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1, उसके बाद आ गया 3 लैम्डा प्लस 2। लो बेटा जैसे से लैम्डा की वैल्यू इसमें अलग अलग रखते जाएंगे 1 2 3, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू से अलग अलग आएंगी। लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ तो इस लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट आते जाएंगे। लैम्डा की किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए कोई एक सर्टेन वैल्यू के लिए पॉइंट बी भी जरूर बनेगा, बट ये नहीं पता कि मैं लैम्डा की वैल्यू यहां पे क्या रखूं जिससे पॉइंट बी मिले। आपकी जरूरत है बी पॉइंट निकालने के लिए, तो बेटा बी पॉइंट कैसे निकलेगा, जो सा ये आपके पास लैम्डा की फॉर्म में लोकस बना है, मान लो ये वाला पॉइंट बी है, लेट दिस इज अ पॉइंट बी। अगर ये पॉइंट बी है तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए पॉइंट बी बनेगा इसको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये पॉइंट आपका बी है, तो ये बेटा अगर बी पॉइंट है तो ये होगा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। प्यारे बच्चों ए पॉइंट और बी पॉइंट को यूज करते हुए मैं इस लाइन के डीआरस परपेंडिकुलर लाइन के डीआरस निकाल सकता हूं लैम्डा की फॉर्म में। अब ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डीआरस अगर आपको दे रखे हो तो उसमें क्या रिलेशन बनता है, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। तो आइए इसके डीआरस क्या होंगे बेटा, डीआरस ऑफ ab के डीआरस क्या होंगे बेटा, x2 माइनस x1 रेशियो y2 माइनस y1 रेशियो z2 माइनस z1। ये आ गया AB के डीआरस, इस लाइन के डीआरस। और इस लाइन के डीआरस क्या चल रहे हैं बेटा आपके, वो पहले से ही पता हमें बेटा 1 2 और 3। सर इस लाइन के डीआरस है 1 रेशियो 2 रेशियो 3। डीआरस ऑफ गिवन लाइन के डीआरस क्या बेटा 1 रेशियो 2 रेशियो 3। अब AB अगर परपेंडिकुलर है लाइन पे तो इसका मतलब a1 इंटू a2 1 इंटू लैम्डा माइनस 3 1 इंटू लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन किया तो बेटा ये लैम्डा, ये 4 लैम्डा, ये 9 लैम्डा, तो 14 लैम्डा आ गया बेटा ये, और ये आ गया -3 -10 एंड -3 -3 आ रहा है ना, यस 1 रेशियो 2 रेशियो 3, तो 1 इंटू में दिस लैम्डा माइनस, ओहो ये मिस्टेक प्यारे बच्चों यहाँ मिस था, ये 1 सॉरी, तो ये आ गया -1 -10 दिस -3, तो ये आ गया 14, यानी प्यारे बच्चों लैम्डा आ गया 1, यानी कि पॉइंट बी के लिए लैम्डा की वैल्यू हमारी 1 चल रही थी, तो लैम्डा की वैल्यू 1 रख के बी के कोऑर्डिनेट निकाल लेने अब। और बी के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं बेटा, तो पॉइंट बी हमारा क्या बनेगा, अगर लैम्डा को 1 यहां पर रख दिया 1 1 और 1, तो बेटा बी के कोऑर्डिनेट आ गया 1 3 5 एंड पॉइंट बी आपको पता है बी 1 3 5 इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर मैं C के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लूं जो हमने कैलकुलेट करने हैं इमेज के, तो बेटा इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो B है और वो हम निकाल चुके हैं, तो 1 3 5 फिर किसके इक्वल होगा सर 1 प्लस x1 बाय 2 ऐसे 6 प्लस y1 बाय 2 एंड 3 प्लस z1 बाय 2
अब यहां से कंपेयर करके x1 y1 z1 निकाल लेना है। प्यारे बच्चों अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो ध्यान से देखिए 1 आ जाएगा इसके इक्वल बेटा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x1/2, ऐसे बेटा 3 आ जाएगा 6 प्लस y1/2, 5 आ जाएगा बेटा 3 प्लस z1/2, तो x1 की वैल्यू आ गई बेटा 1, y1 की वैल्यू आ गई 0, z1 की वैल्यू आ गई 7। तो जो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे वो आगे 1, 0, 7। C जो इमेज है उसके 1, 0, 7 कोऑर्डिनेट आ गए। आगे क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि बेटा आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम y एक्सिस। सर ये जो आपके पास इमेज के जो कोऑर्डिनेट आए हैं इसका डिस्टेंस y एक्सिस से निकालना है, इसका डिस्टेंस y एक्सिस से निकालना है, यानी y एक्सिस पे वो पॉइंट, बेटा ध्यान से देखें, यहां से जब अगर मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू 0 होगी, यानी कि ओरिजिन पे जाएगा वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर हमेशा। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल के बता देना है एंड दैट विल बी √50। तो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से निकालना है, तो y एक्सिस पे उस पॉइंट से निकालना है जहां पर अगर मैं इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कहां जाएगा, y एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों तो कहां पे जाएगा वो, y एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सर वहां पे x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों 0 होंगे, यहां y पहले 0 चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना अब क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एंड दैट विल बी √50 यूनिट्स। और इससे आगे चलें अब, an aeroplane is flying along the line। बेटा एक एरोप्लेन इस लाइन के अलॉन्ग फ्लाई कर रहा है, लाइन आपको दे देगी L1 वेक्टर r इज इक्वल टू 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ऐसे बेटा सेकेंड लाइन आपको दे देगी है दैट इज वेक्टर r इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप एंड म्यू टाइम, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ बेटा 0 k कैप प्लस में म्यू टाइम्स 0 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, एक एरोप्लेन इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, वे लैम्डा इज ए स्केलर, अनदर एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग द लाइन दिस, सेकंड एरोप्लेन इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। दोनों लाइंस पर पोजीशन क्या होगी जहां पे डिस्टेंस उनके बीच में मिनिमम है, यानी सर एक लाइन आपके पास मान लीजिए आपके पास ऐसे चली गई है, दूसरी लाइन आपके पास ऐसे चली गई है, यहां पे डिस्टेंस इन दोनों के बीच में सर मिनिमम आ रहा है, ध्यान से देखें ये डिस्टेंस था दोनों में मिनिमम। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो बेटा वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। तो सर ये पहली फर्स्ट लाइन आपके पास है, ये सेकंड लाइन आपके पास है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना है जहां पे डिस्टेंस मिनिमम था, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के वो पॉइंट निकालने हैं जो दोनों लाइन के ऊपर हैं। तो प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट जो हम अगर इसको मैं ए मान लूं, इस पॉइंट को अगर हम बी मान ले तो ए पॉइंट फर्स्ट लाइन पे और बी पॉइंट सेकंड लाइन पे, और लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना हो तो लाइन का जो लोकस है वो स्केलर में लैम्डा में कन्वर्ट किया जाता है। सिमिलरली जो फर्स्ट लाइन की क्वेश्चन ये चल रही है, आपको पता है कि बेटा ये जो लोकस हमारे पास है ये होता है लोकस एक्स वाई जेड, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, प्यारे बच्चों किसके इक्वल आएगा ये, लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। यानी सर फर्स्ट लाइन का जो लोकस है एक्स वाई जेड वो पूरी तरह से लैम्डा में बदल दिया आपने, लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा ये आ गया। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बदलते जाएंगे इस लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते जाएंगे फर्स्ट लाइन के ऊपर। ऐसे सेकंड लाइन ये बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, प्यारे बच्चों ये आ गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप एंड सर 0 आई कैप, यहां आ गया प्यारे बच्चों -2 म्यू जे कैप प्लस म्यू के कैप। तो यहां पर अगर आप देखें तो सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्या बन रहा है बेटा, ये 1
प्लस 0 लैम्डा यानी 1 -1 एंड दिस सर ये जो बन रहा है आपके पास 1 आई कैप है, इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं सर ये आई कैप, और सर इसमें से आपने जे कैप कॉमन लिया तो 1 + 2 म्यू जे कैप आ गया। उस तरह से सर ये 0 एंड दिस ये आ गया सर म्यू के कैप। तो सेकंड पॉइंट का जो लोकस है XYZ वो क्या बन गया सर 1 -1 -2 म्यू एंड सर म्यू। ओके बेटा, अब मान लो इसमें मैं लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखता जाऊंगा तो फर्स्ट लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट मिलता जाएगा, म्यू की वैल्यू बदलते जाएंगे तो बेटा सेकंड लाइन के ऊपर पॉइंट मिलता जाएगा। बट लैम्डा और म्यू की कुछ वैल्यू के लिए ये पॉइंट ए और पॉइंट बी भी जरूर बनेंगे। तो बेटा मान लो ये वाला पॉइंट आपके पास ए है, सपोज ये वाला पॉइंट आपने ए मान लिया और ये पॉइंट आपने बी मान लिया, इसका मतलब मैंने ए के कोऑर्डिनेट मान लिए सर लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा, बी के कोऑर्डिनेट मान लिए सर 1 -1 -2 म्यू और सर म्यू, ये बी के कोऑर्डिनेट है। अब ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट मिल गए तो डी आर्स में ए बी के निकाल सकता हूं सर, तो डी आर्स ऑफ ए बी क्या होंगे सर, डी आर्स ऑफ ए बी ये आएंगे सर लैम्डा -1 रेशियो दिस माइनस दिस किया दो सर 2 म्यू माइनस लैम्डा एंड दिस माइनस दिस किया दो सर लैम्डा माइनस म्यू। अब ये जो परपेंडिकुलर ये जो आपके पास है सर ये दोनों पे परपेंडिकुलर है एंड सर ये है b1 वेक्टर और ये है b2 वेक्टर, ये b1 फर्स्ट लाइन के पैरेलल, ये सेकंड b2, और जब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो भी एक सेम वेक्टर आएगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। सर ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, हमने इसके डीआर से ए बी के निकाल लिए। अब ए बी के डीआर तो सर वहां से भी आ सकते हैं, फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर ये था b1, सेकंड लाइन का पैरेलल वेक्टर ये है b2, तो b1 का क्रॉस b2 के साथ करेंगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, यानी सर वो कहीं ना कहीं ए बी के पैरेलल आएगा, ए बी के पैरेलल। तो ए बी के डीआर हम कैसे निकाल सकते हैं सर, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनेगा b1 क्रॉस b2 वो इसके पैरेलल होगा। तो प्यारे बच्चों आओ b1 क्रॉस b2 निकालें। इसके बाद अब हमने लिया सर b1 क्रॉस b2 सर आई कैप जे कैप के कैप, b1 के आपके कंपोनेंट थे सर 1 -1 1, b2 के थे सर 0 -2 और 1। एक्सपेंड किया इसको, आई कैप क्या मल्टीप्लाई -1 + 2 -1 एंड +2 तो आ गया आई कैप सर प्लस जे कैप -2 ये आ गया सर के कैप। तो सर b1 क्रॉस b2 के डीआर आ रहे सर 1 1 और -2, वही डीआर्स बना रहे हैं सर ये वाले ए बी के, इसके डीआर्स। तो ए बी के जो डीआर्स हमारे पास है सर वो आपके पास ये थे, और वही डीआर्स आपके यहां से भी आगे सर 1:1 -2, ये वही है बेटा डीआर्स। जब दो डीआर सेम होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कभी इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब सर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड सर c1 अपॉन में c2 तीनों इक्वल। अब सर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो ध्यान से देखो लैम्डा कैंसिल आउट हो रहा है, सॉरी इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो इक्वेशन एक बन रही है लैम्डा म्यू में। फिर उसके बाद सर इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करेंगे हम तो फिर एक इक्वेशन और बन जाएगी। तो आइए 1 बाय 1 हम दोनों से दो इक्वेशंस बनाएं लैम्डा म्यू में, सॉल्व करें आगे बेटा। अब मैंने क्या किया बेटा, लैम्डा -1 को पहले इससे इक्वेट किया 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सर 2 लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 2, यानी लैम्डा माइनस म्यू किसके इक्वल आ गया सर 1 के इक्वल आ गया। ठीक है जी। उसी तरह से सर अब पहले मैंने इन दोनों को इक्वेट किया था, अब मैं फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कर रहा हूं, लैम्डा -1 लैम्डा माइनस म्यू अपॉन -2 के इक्वल, तो -2 लैम्डा प्लस 2 ये आ गया लैम्डा माइनस म्यू। क्या रिजल्ट, -2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू। तो प्यारे बच्चों 3 लैम्डा माइनस म्यू, 3 लैम्डा माइनस म्यू आ गया 2 के इक्वल।
लो इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा म्यू आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूं, फर्स्ट माइनस सेकंड करे तो ध्यान से कि लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 1, 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 2, लेस किया बच्चों तो ये आ गया -2 लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा आ गया प्यारे बच्चों 1/2। लैम्डा अगर 1/2 यहां रख दें इस इक्वेशन में तो 1/2 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1, तो बेटा म्यू किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 के इक्वल, तो ये लैम्डा म्यू की वैल्यू आ गई। राइट, लैम्डा है सर 1/2, म्यू है सर -1/2। ध्यान से देखिए लैम्डा आ गया 1/2, सर लैम्डा यहाँ पर 1/2 आ गया, म्यू यहाँ पे -1/2, तो लैम्डा 1 रखो और म्यू को सर यहाँ पे रख दो -1/2, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालना है, बेटा लैम्डा यहाँ रखा तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 1/2, -1/2 और 1/2। ऐसे यहाँ पे म्यू रखा तो बी के कोऑर्डिनेट आ गए सर ये 1, -1/2 यहाँ रख दे तो 0 आ गया, -1/2। अब ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी है सर, तो ए बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगा x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर एंड सर z2 - z1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 1/4, ये भी 1/4 और ये आ गया सर 1 अंडर द रूट, तो 1/2 + 1 3/2 का स्क्वायर रूट, ये आ गया आंसर। राइट, और बेटा अब क्वेश्चन आ रहे हैं केस स्टडी के 1 बाय 1, ध्यान से देखते जाना। देखो बेटा, read the following passage and answer the question given below. In an office, 3 employees, James, Sophia and Oliver, process incoming copies of a certain form. 3 अलग अलग पर्सन्स के नेम्स दे दिए गए, तीनों हमारे पास कुछ हमारे पास जो है जो भी इनकमिंग कॉपीज आ रही हैं उस पर कुछ अपना वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जेम्स प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म, सोफिया 20% एंड ऑलिवर द रिमेनिंग 30%। जेम्स हैज एन एरर रेट ऑफ 0.06, सोफिया का एरर रेट 0.04 है, ओलिवर का एरर रेट है 0.03। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोफिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। सोफिया ने प्रोसेस भी किया फॉर्म को, ये क्लियर है कि वो फॉर्म सोनिया ने प्रोसेस किया और एरर भी कमिट किया है। Find the total probability of committing an error in processing the form. The manager of a company wants to do a quality check. During inspection, he select a form at random from the day's output of a process form. एक दिन में जितने भी फॉर्म प्रोसेस हुए उनमें से रैंडमली उसने एक फॉर्म हमारे पास सिलेक्ट किया। इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, जो फॉर्म सिलेक्ट किया उसमें एरर था, फाइंड द प्रोब दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय द जेम्स। जेम्स ने प्रोसेस नहीं किया था तो फिर किसने किया था, या तो ओलिवर ने या सोफिया ने। तो सर हमारे पास जो है इसमें कौन सी इवेंट अकर कर चुकी है थर्ड पार्ट में कि एरर थी उस फॉर्म के अंदर। चांसेस किसके निकालने हैं कि जेम्स ने हमारे पास उसको प्रोसेस नहीं किया, तो किसने प्रोसेस किया, या तो सोफिया ने या ओलिवर ने। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 इवेंट से डिस्क्राइब की। सर एक इवेंट हमने ले ली और एक E2 इवेंट ले ली और थर्ड इवेंट E3 ले ली बेटा। वेरी फर्स्ट का आ गया जेम्स प्रोसेस द फॉर्म, तो जेम्स प्रोसेस द फॉर्म। सेकंड आ गया बेटा सोफिया प्रोसेस द फॉर्म। आगे आ गया ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि जेम्स प्रोसेस करेगा उसके चांसेस 50% है। उसी तरह से सर E2 सोफिया प्रोसेस करेगी उसके चांसेस 20% है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ओलिवर प्रोसेस करेगा उसके चांसेस 30% है। राइट, ये आपको सर गिवन है। तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज हमें दे रखी है। कौन सी इवेंट है जो अकर कर चुकी है उसको एक नाम हमने और दे दिया T,
फॉर्म हैज एन एरर। और बेटा अभी बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई E1 का मतलब क्या होगा? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई E2 का मीनिंग क्या होगा? उसे से प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई E3 का मीनिंग क्या होगा? E1 अकर कर चुका है, इसका मतलब फॉर्म किसने प्रोसेस किया? जेम्स ने। जेम्स ने अगर फॉर्म प्रोसेस किया है, अब चांसेस टी के हमारे पास क्या होंगे कि उस फॉर्म में एरर है। जब वो फॉर्म जेम्स ने प्रोसेस किया, प्रोसेस जेम्स ने किया और एरर हो, उसके चांसेस क्या दिए हो सर? 0.06। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू में गिवन है 0.06। सिमिलरली अगला जो केस हमें दिया गया सर वो क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई टू, सोफिया का एरर रेट 0.04 है, तो टी बाई E2 क्या बता रहा है कि E2 अकर कर चुका है कि फॉर्म सोफिया ने प्रोसेस किया। अब एरर होने के चांसेस कितने दे रखे हैं प्यारे बच्चों? वो 0.04। ऐसे लास्ट में दिया गया 0.03, राइट। अब आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोफिया प्रोसेस द फॉर्म। सोफिया ने प्रोसेस किया हो, यानी E2 सोफिया ने प्रोसेस किया हो, और ये भी कह रहा है एरर भी कमिट हुई। प्यारे बच्चों जो पहला पार्ट आपको दिया गया, फर्स्ट पार्ट में यही कहा गया कि फॉर्म किसने प्रोसेस किया? सोफिया ने, एंड एरर भी कमिट हुई वो। तो पहले उसने फॉर्म हमारे पास प्रोसेस किया एंड उसके बाद एरर भी हुई जब सोफिया ने प्रोसेस किया बेटा। तो ये E2 का मतलब क्या कि सोफिया ने प्रोसेस किया, एंड T बाई 2 का मतलब क्या कि सर E2 अकर कर चुके कि सोफिया ने प्रोसेस किया, बट चांसेस T के निकाल रहे हैं। T का मतलब कि अब एरर भी हुई, तो सोफिया प्रोसेस करेगी, उसके चांसेस क्या है सर? 20%। उसके बाद एरर भी हुई, उसके चांसेस कितने हैं सर? 0.04, यानी 4/100। तो सर ये आ गया आपके पास 2/10, एंड सर ये आ गया 4/100, राइट। कितना आ गया बेटा? दिस इज 8/1000। ओके, तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपका 0.008, ये दिया हुआ बेटा। सेकेंड पार्ट, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। सर एरर कमिट हो उसके चांसेस निकालने, किसने कमिट किया ये नहीं बताया, जेम्स ने किया या सोफिया ने या ओलिवर ने। तो आपसे ये पूछा गया सेकंड पार्ट में सिर्फ इसके चांसेस बताइए कि सर एरर कमिट हुई है। अब यहां तो 3 पॉसिबल सिचुएशन है। पहला केस कि सर जेम्स ने हमारे पास जो है फॉर्म प्रोसेस किया एंड उसके बाद एरर हुआ, या अदरवाइज सोफिया ने प्रोसेस किया और सर उसके बाद एरर रहा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ T बाई E3। सर E1 के चांसेस, E1 का मतलब जेम्स प्रोसेस करेगा, उसके चांसेस कितने हैं सर? 50%। उसके चांसेस सर 50%, एंड उसके बाद एरर भी हो, उसके चांसेस कितने हैं सर? दैट इज 6%। या सोफिया प्रोसेस करेगी 20% एंड देयर विल बी एन एरर, दैट इज 4%। सिमिलरली सर ओलिवर हमारे पास जो है कितने परसेंट फॉर्म करेगा प्रोसेस? 30%, और उसके बाद एरर भी रहे, दैट इज 3/100। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 30 + 80, 30 + 80 + 90 डिवाइडेड बाय 10,000। सर दिस इज 200 बाय 10,000, इसका मतलब 2%, 0.02, यानी कि एरर होने के चांसेस कितने हैं? 2% है टोटल प्रोबेबिलिटी, चाहे वो जेम्स ने किया या सोफिया ने या ओलिवर ने। अगला पार्ट थर्ड क्या कह रहा है बेटा? थर्ड पार्ट में कहा गया कि एरर कमिट हुई है। सर यस एरर कमिट हुई, चांसेस किसके निकालने हैं कि वो एरर जेम्स ने नहीं की, तो किसने की? सोफिया ने या ओलिवर ने। तो एक काम करो, जेम्स के चांसेस निकाल लो और 1 में से लेस कर दो कि वो एरर जेम्स ने कमिट की है, इसके चांसेस कैलकुलेट कर लें। मतलब वो प्रोसेस जो हमारे पास है जेम्स ने किया फॉर्म, इसके चांसेस निकालें एंड 1 में से लेस कर देंगे तो चांसेस मिल जाएगी जेम्स ने नहीं किया। तो प्यारे बच्चों बेसिकली यहां पे हमें थर्ड पार्ट में क्या निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग?
1 minus probability of E1 when T has occurred. सर E1 by T has occurred का मतलब कि एरर अकर हुई, और वो फॉर्म किसने है हमारे पास, प्रोसेस किया था जेम्स ने। ये जेम्स के चांसेस 1 में से लेस कर दे तो बाकी चांसेस किसके बचेंगे कि जेम्स ने नहीं किया, तो किसने किया था, या तो सोफिया ने या ओलिवर ने। तो प्यारे बच्चों ये आपने कैलकुलेट करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ T by E1, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ T by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ T by E2। तो प्यारे बच्चों ये बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना ये है आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, ये आपकी कैलकुलेशन है थर्ड पार्ट की। अब आओ इसके चांसेस कैलकुलेट करें, हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस E1 के चांसेस कितने थे सर, E1 के चांसेस है हमारे 50% और एरर करो सर 6%, ऐसे आगे बढ़ा 5/100 इंटू 6/100, देन आगे बढ़ा 20/100 इंटू में 4/100, प्यारे बच्चों फिर आ गया आपका 30/100 इंटू में 3/100। तो सर इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनकर आ रहा है, ध्यान से देख लो बेटा, फाइनल आ रहा है सर 1 माइनस सर 0.03, यानी ये आपके पास आ गया बेटा 3/100, और डिनोमीटर में कितना आया था सर 2/100। ये कैसे हो जाएगा, सर 80 प्लस 90, 30 प्लस 80 प्लस 90 200 आ गया, ये ऊपर आ गया। ओ बाय मिस्टेक यार यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, सारी कैलकुलेशन तभी बिगड़ रही है। चलो प्यारे बच्चों ये आपके पास चेंज होकर आ गया फिर 1 माइनस सर 3/1000 अपॉन में 20/1000। तो सर आंसर आ गया 1 माइनस 3/20, दिस इज 17/20, ये आगे चांसेस। एंड लास्ट पार्ट कह रहा है लेट ई बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। सर इसने तो इवेंट दिखा दिया, जो हमने टी माना वो उसने ई मान लिया है। एंड लेट E1 E2 E3 बी द इवेंट दैट जेम्स सोफिया ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। सर जो हमने टी मान लिया, मैं इसको क्वेश्चन को टी की फॉर्म में ही एक्सप्लेन करूंगा। इसने क्वेश्चन में ये पूछा कि ये बताइए बेटा हमारे पास ये इसका मतलब क्या है, और ऑप्शन में क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI व्हेन T हैज अकर्ड, जहां I की वैल्यू सर 1 से लेकर 3 तक है। इसका मतलब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन T हैज अकर्ड, probability of E2 when T has occurred and probability of E3 when T has occurred। एरर कमिट हुई है कंफर्म है, T अकर कर चुका, ये बता दिया, वो जेम्स ने की है या सोफिया ने की है या ओलिवर ने की है। भाई 100% इन तीनों में से कोई एक करेगा, क्योंकि 3 ही पर्सन है वर्किंग करने वाले, इन तीनों का सम सर दैट इज इक्वल टू 100% चांसेस। एक ऐसा पॉइंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक है और ये रेगुलर आपसे पूछा जा सकता है, खास ध्यान रखें सर इसका सम हमेशा ये समीशन जो दिया सर इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, अगर इसमें सारे केसेस कवर हो रहे हैं डिनोमिनेटर के, तो ध्यान रखना। अगला केस आ गया बेटा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या दिया गया आपको, टीम्स A, B and C went for playing a tug of war game। ठीक है, टीम्स A, B, C have attached a rope to a metal ring and is trying to pull the ring into their own area। सर 3 हमारे पास टीम्स हैं, टीम A है, टीम B है और टीम C है, and they have attached a rope to metal ring and is trying to pull the ring into their own area। तीनों ने हमारे पास जो है अपनी अपनी, ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, यहाँ पे रिंग है, तीनों अपने अपने एरिया में रिंग को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर टीम ए पुल्स विद द फोर्स, टीम ए के लिए हमारे पास क्या बताया गया, फोर्स इतना लग रहा है बेटा, दैट इज 6i कैप प्लस 0j कैप, आगे उसका SI यूनिट दे दिया। टीम बी के लिए क्या बताया गया सर, टीम बी के लिए क्या मेंशन किया है, फोर्स
सर -4i प्लस 4j। ऐसे टीम सी के लिए फोर्स आपको दिया -3i -3j। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द टीम ए? सर टीम ए का जो फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड कितना है? यानी कि सर F1 का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो वो क्या आ जाएगा बेटा? सर 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 6 आ गया सर 6। ऐसे टीम बी के बारे में, विच टीम विल विन द गेम? सर ये पहला पार्ट था आपका। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि कौन सी हमारे पास जो है टीम विन करेगी, वही जिसका फोर्स ज्यादा होगा। तो फोर्स अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट का फोर्स आ चुका है, सेकंड का फोर्स चेक करें बेटा। सेकंड का हमारे पास सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 16 + 16 अंडर द √32 और पहला था बेटा √36। ऐसे बेटा F3 का चेक करें तो ये आ गया बेटा 9 + 9 अंडर द √18। क्योंकि फर्स्ट का फोर्स ज्यादा है तो डेफिनेटली टीम ए विल विन। क्लियर मैसेज? F1 का जो मैग्नीट्यूड है सर वो ग्रेटर है बाकी दोनों से, F2 से ग्रेटर है और F2 का F3 से ग्रेटर है बेटा। तो बेटा टीम विन कौन सी करेगी बेटा? हमारा टीम ए विल विन क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा चल रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टीम। सर मैग्नीट्यूड किसका निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स का। तो तीनों फोर्स जो हमारे पास लग गए हैं सर, तो F1 + F2 + F3, इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो प्यारे बच्चों दिस प्लस दिस का अगर हम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा सर? ये -i और साथ में आ रहा है सर +j। अब इसका बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर √2 यूनिट्स। अब यूनिट क्या है सर? यूनिट आपको ठीक है ना। नाउ इन व्हाट डायरेक्शन इज द रिंग गेटिंग पुल्ड? किस डायरेक्शन में हमारे पास वो पुल करेगी? उसी डायरेक्शन में जिसका फोर्स ज्यादा था। किसका फोर्स ज्यादा था? सर F1 का। तो किस डायरेक्शन में जाएगी सर? 6 इसकी डायरेक्शन में जाएगी सर, F1 की डायरेक्शन में, F1 की डायरेक्शन में जाएगी बेटा। राइट? अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। The relation between the height of the plant with respect to its exposure to the sunlight is governed by the following equation। बेटा रिलेशन किसके बीच में बताया गया? हाइट। हाइट हमारे पास जो है इससे डिस्क्राइब की गई 4x - 1/2x², where x is the number of days, x is the number of days exposed to the sunlight। लेकिन ये भी कह दिया सर x की जो वैल्यू वो 3 या 3 से लेस देन होगी। सर x की जो वैल्यू है वो या तो 3 होगी या 3 से लेस देन होगी। फाइंड द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट। सर रेट किस स्पीड से हमारे पास उसकी हाइट बढ़ रही है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट किस स्पीड से उसकी हाइट बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज। नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट क्या किससे डिनोट किया सर? x से। तो इसका डायरेक्ट निकालना है सर 4 - x। लो ये आ गया बेटा, ये आ रहा ना? यस 4 और ये 2 कैंसिल आउट। यस आगे कह रहे हैं दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ। डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस और डिक्रीज इन द फर्स्ट 3 डेज? पहले 3 दिन में जो रेट ऑफ ग्रोथ है प्लांट का वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? सर पहले 3 दिन में द वेरी फर्स्ट 3 x की वैल्यू अगर 3 या 3 से लेस देन है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करें, देखो डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आप 3 या 3 से लेस देन कुछ भी रखेंगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या कि जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा y भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि dy by dx पॉजिटिव आ रहा है। सिंस और x इज लेस देन और इक्वल टू 3, सर dy by dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है सर? दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, सो इट इज इंक्रीजिंग। सर ये इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा। एंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज? 2 दिन के बाद प्लांट की हाइट कितनी होगी? तो सर y तो था प्लांट की हाइट, तो x की वैल्यू 2 रखें और y निकालें। सर x की वैल्यू 2 रिप्लेस करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो सर x 2 रिप्लेस किया और y कैलकुलेट कर लिया हमने। ये आ गया सर 8 - 2, द रिजल्ट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास हाइट आ गई बेटा। राइट? तो यह आज हमारा 16 सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया बेटा, एक एक क्वेश्चंस के साथ।
एक दो क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स मिली हैं इसमें, और उससे प्रीवियस सैंपल पेपर में कहीं नहीं थी, बट 16 की करेक्शंस रह गई थी, तो इसलिए मिस्टेक्स अकर होगी बेटा।